ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो लिखा है हमारे लिए, ये रेटेड वोल्टेज नहीं है। ये थोड़ा सा करेक्शन है, मतलब एक्चुअली बच्चों से ही डिस्कशन किया है अभी। रेटेड की बजाय ये क्वेश्चन में पावर जो इस समय कंज्यूम हो रही है वो दे रखी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, एक कैपेसिटर है और एक बल्ब है, तो बल्ब को आप एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और हमें एक एसी सोर्स दे रखा है जिसका कि वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज 200 दे रखा है और फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन का पॉइंट आ रहा है, तो हमें ये पता करना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में आपस में कितना एंगल है, फेज डिफरेंस पता करना है एक तरह से। और दूसरा हमको ये मालूम करना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है। जानकारी क्या दे रखी है क्वेश्चन में? जानकारी ये दे रखी है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी आरएमएस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये 100 के बराबर है और इसके द्वारा कंज्यूम पावर की वैल्यू हमको 500 वाट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ही दे रखा है और पावर कंज्यूम भी दे रखा है, तो हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। सर इसके अक्रॉस ही जो वोल्टेज हमें दे रखा है, तो हो गया 100 का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, तो 20 ओम आ गई। तो हमें पता लग गया कि जो रेजिस्टेंस है ये 20 ओम है। इसके अलावा हमारे पास पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई। सिंपल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और उसके अंदर करंट है, तो यहाँ से पावर है 500 और वोल्टेज इसका 100, तो आई आर एम एस की वैल्यू हो गई 5। आर एम एस करंट आ गया 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट इसमें आ रहा है टोटल। अब हमको कैपेसिटर पता करना है और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा फेज डिफरेंस निकालना है। फेजर डायग्राम बना देते हैं। फेजर डायग्राम हम जानते हैं कि इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे आई आर एम एस इंटू आर। कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को अपन आई आर एम एस इंटू एक्सी, और जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम इस तरह से दिखाएंगे जो कि सोर्स का है। तो सोर्स का आर एम एस वैल्यू हमको दे रखा है 200, आई आर एम एस इंटू आर की वैल्यू हमको दे रखी है 100। करंट जो होता है इसी के साथ सेम फेज में रहता है। जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के साथ सेम फेज में रहता है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो हमको चाहिए वो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तो cos 5 इज इक्वल टू आर बाय ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय ये वाला वेक्टर, तो ये हो जाएगा 100 बाय 200 जो कि 1/2 हो गया। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि जो सर्किट में करंट जा रहा है और जो इस सिस्टम के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उनमें आपस में 60 डिग्री का डिफरेंस है। यानी करंट जा रहा है टोटल जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर और वोल्टेज जो है वो इससे 60 डिग्री पीछे है 200 वोल्ट। तो एक आंसर तो हमको मिल गया। दूसरा कैलकुलेशन हमको करना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाहते हो आप, आपको ये 60 डिग्री मिल गया, तो यहाँ से इस डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि 200 साइन 60 इज इक्वल टू दिस। इस ट्रायंगल में आप ऐसा कर सकते हैं, 200 साइन 60 ये है 200 एंगल 60 डिग्री बराबर आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो आई आर एम एस की वैल्यू 5 है, एक्स सी हमको मिल जाएगा यहाँ से 200 इंटू √3/2। तो √3/2 से 100 हो गया, 100 √3 5 से डिवाइड करेंगे
तो 20√3 आ गया एक्सी की वैल्यू, यानी कि एक्सी इज इक्वल टू 20√3। एक्सी हो जाता है 1/ओमेगा c विच इज इक्वल टू 20√3, और ओमेगा होता है 2πf। एफ की वैल्यू हमको दे रखी 50, सी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 20√3, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 100, तो इसको सी को उधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, तो सी की वैल्यू हमारे पास इस तरह से हो जाएगी, सी इज इक्वल टू 1/2000 π√3, 2000 इंटू π√3। स्टूडेंट्स ने बातचीत में बताया कि इसमें एक डेटा दिया हुआ था कि π√3 जो आ रहा है उसको आप अप्रोक्सीमेटली 5 ले लेना, ये गिवन डेटा है। π√3 इज इक्वल टू 5, अगर ये बात मान लेते हैं तो फिर हमारा आंसर 1/2000 इंटू 5 हो गया। तो एक तरह से c की वैल्यू आ जाएगी 10,000, c इज इक्वल टू 1/10,000, तो 10⁻⁻4 हो गए, यानी ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻4, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइक्रोफेराड। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी 100 माइक्रोफेराड, और वोल्टेज जो है करंट से 60 डिग्री पीछे होगा। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं हम, बाकी बिल्कुल सीधा ही है। जो ये इस तरह का डायग्राम बना सकता है उसके लिए तो आसान ही है एकदम। ठीक है, ये क्वेश्चन की जो स्टूडेंट से थोड़ा बहुत इसमें जो मेमोरी बेस्ड हमने लिया है अभी, तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि ये चीज़ दे रखी है, जहाँ तक मुझे मालूम नहीं, बच्चे जैसे बता रहे हैं ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, और ये जो पावर है वो रेटेड के बजाय इसके द्वारा कंज्यूम पावर है जो सर्किट में दे रखी। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सवाल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट, ये सब आ रहे हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन दे रखे हमें। क्वेश्चन में एक स्पेशल बात की गई है कि जो ये हमने लूप बना रखा है जिसकी रेडियस ए है, जो कि काफ़ी छोटी है, और यानी एक तरफ तो हमें एक लूप दे रखा है और दूसरी तरफ एक मैग्नेटिक डायपोल दे रखा है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर दे रखा है, जो कि इस तरफ आ रहा है। पहले इनके बीच का डिस्टेंस इन्फाइनाइट था। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्पेशल मेटल है हमारे पास कोई जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ऐसा होने से इस लूप में एक प्रॉपर्टी आ गई कि इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स इज कांस्टेंट, इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें कुछ ऐसा करंट कंपनसेट करेगा कि जो भी फ्लक्स पहले था वो बना रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि शुरुआत में ये मैग्नेटिक डायपोल जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसकी वजह से पहले का फ्लक्स 0 है, तो इसका फ्लक्स फाइनल फ्लक्स बराबर इनिशियल फ्लक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये जो फ्लक्स है इसका 0 बना रहेगा, ये हमको पता लग रहा है। फिर इसके बाद में हमें मैग्नेटिक फील्ड के जानकारी दे रखी जो हम पहले से जानते हैं, और हमें कुछ फोर्सेस के बारे में भी जानकारी दे रखी है कि 2 मैग्नेट्स के बीच में आपस में कितना फोर्स लगता है, उसका फार्मूला भी दे रखा है। तो अब हमसे इनके 2 सवाल जो पूछे हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहले 13वें सवाल की बात करते हैं। लिखा कि व्हेन द डायपोल is placed at a distance of r from the center of the loop as shown in the figure, the current induced in the loop will be proportional to, यानी अब करंट के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं। तो करंट की जानकारी के लिए हम ये कहेंगे कि ये जो मैग्नेट इसकी तरफ आएगा, इसकी वजह से
कुछ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसमें से गुजर रहा होगा ऐसे। तो ये लूप क्या करेगा कि अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसका उल्टा लेके आएगा ऐसे, ताकि उसके फ्लक्स को कैंसिल करे, क्योंकि फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहता है। तो इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस हम L मान लेते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये फार्मूला होता है किसी मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया मल्टीप्लाई होगा पाई a स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसकी वजह से आएगा, और जो इसमें करंट फ्लो होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस L इंटू आई। L इज सेल्फ इंडक्टेंस, टोटल फ्लक्स ज़ीरो बना रहना चाहिए, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू जो आ रही प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर क्यूब हो गया, तो m अपॉन आर क्यूब वाला ऑप्शन A है, तो इससे ये A वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और पार्ट है जो कि अगले सवाल में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम infinity to distance r from the center of the loop is given by infinity से इस लूप के सेंटर से r डिस्टेंस पर इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा, वर्क के संबंध में सवाल आ गया। तो वर्क का कैलकुलेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला है माइनस m डॉट बी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन बराबर u फाइनल माइनस u इनिशियल। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो इनिशियल तो ज़ीरो हो गया, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वही वर्क डन के बराबर होगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से लिखी जाएगी। तो यहाँ पर m इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया, तो किसी लूप में करंट आ ही जाता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूँ है तो इसमें करंट यूँ जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगा कैपिटल M, जो कि B और M के बीच आपस में 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूले में M की वैल्यू जगह तो M आ जाएगा, और M की वैल्यू क्या होगी वो हम पहले से लिख देते हैं। M की वैल्यू होती है I इंटू ए, तो इसमें करंट जा रहा है I, इसका एरिया हो गया पाई a स्क्वायर, ये तो हो गया M। और B की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, ये B की वैल्यू हो जाएगी। cos 180 डिग्री, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन का जो फार्मूला है वो I पाई आर स्क्वायर पाई a स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब, ऐसा बन गया। अब I का जो एक्सप्रेशन है वो हम अभी अभी कैलकुलेट करके लाए हैं पिछले सवाल में, कि जो करंट आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू m बाय आर क्यूब है। तो करंट का एक्सप्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू m बाय आर क्यूब है, और m बाय आर क्यूब पहले से है और m बाय आर क्यूब एक और हो गया। तो वर्क डन वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, m बाय आर क्यूब का स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर बाय आर की पावर 6। तो m स्क्वायर बाय आर की पावर 6 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह से सी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, ये दोनों सवाल हो गए। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और किस्मत की बात देखिए कि इतने वर्षों से ये सवाल हम करवा रहे हैं। ये 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं,
ये स्पेसिफिक एग्जांपल क्लास का ही एग्जांपल है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया कि सर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है पेपर के अंदर। उसने क्लास नोट्स का कॉपी मेरे को व्हाट्सएप करके भेजा था। तो देखिए ये सवाल कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे को एक कंटेनर दे रखा है, इस कंटेनर के दोनों तरफ 1 मोल गैस दे रखी है और क्वेश्चन में एक जानकारी दे रखी है कि इसका CV जो है गैस का, दोनों गैस एक ही हैं, CV की वैल्यू हमको 2R के बराबर दे रखी है। CV इज इक्वल टू 2R, तो CP होता है CV प्लस R, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3R, और गामा होता है CP बाई CV, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि एक तरफ ये नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, ये मूवेबल पिस्टन दे रखा है, मूवेबल पिस्टन है, ये एडजस्ट करेगा, इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो दोनों तरफ के प्रेशर जो है बराबर रखेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हीटर की सहायता से इसको हीट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप इसको एक हीट दे रहे हो जो हीटर से मिल रही है। तो इस वाले सेगमेंट में तो हीट जा रही, जिसकी वजह से गर्म होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इसको धक्का लगाएगा, इधर वाली गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ पूछा है कि जब राइट हैंड साइड वाला वॉल्यूम आधा हो जाएगा उस समय कितना टेम्परेचर होगा राइट साइड वाला और कितना हीट इसमें हमने दिया, जो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि राइट वाले साइड का टेम्परेचर पहले के टेम्परेचर के रेशो में कितना हो गया, ये पता करना है, और जो हीट ट्रांसफ़र हुआ हीटर से उसको RT0 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी। ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जानकारी की बात है कि जब ये इधर वाला कंटेनर है राइट साइड वाला, इसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा V0/2, तो इधर वाला हो जाएगा फिर 3V0/2, क्योंकि टोटल दोनों का वॉल्यूम मिला के 2V0 है। अब राइट हैंड साइड वाला जो कंटेनर है इसमें कहीं से हीट नहीं जा रही, तो इसकी जो प्रोसेस होगी, इस वाली साइड की प्रोसेस को अपन एडियाबैटिक कह सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास फार्मूला है TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले का टेम्परेचर इसका T0, वॉल्यूम V0, गामा की वैल्यू 3/2 है, तो गामा -1 ये हो जाएगा 1/2, तो V0 की पावर 1/2। बाद में इसका टेम्परेचर TR, राइट साइड का टेम्परेचर हमने TR मान लिया, और उसका वॉल्यूम हो गया V0/2 और इसकी पावर 1/2। तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है कि राइट हैंड साइड का जो टेम्परेचर है वो √2 टाइम्स हो गया। तो टेम्परेचर ऑफ राइट हैंड साइड इज √2 टाइम्स ऑफ T0, पहले का जो भी टेम्परेचर था उससे √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ TR/T0 की वैल्यू √2 आ जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इसके अलावा हमें हीट का हिसाब भी बताना है कि टोटल कितनी हीट हीटर ने दी। तो इसको पता करने के लिए पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड का भी टेम्परेचर चेंज पता करना पड़ेगा। उसको पता करने के लिए बाद वाला प्रेशर यहाँ पर कितना चेंज हुआ, यहाँ कितना चेंज हुआ, ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो पहले दोनों तरफ का प्रेशर बराबर बराबर था, अब बाद वाला प्रेशर, अच्छा यहाँ से आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं मोल कंजर्वेशन वाली, दोनों तरफ की मोल बराबर ही, इसका भी मोल 1 है, इसका मोल भी 1 है, तो इसका बाद वाला टेम्परेचर आप मान लीजिए कि TR है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मोल कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे, या फर्स्ट लॉ मतलब PV = nRT लगा दीजिए। तो पहले का प्रेशर कुछ P0 था, लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्यूम V0 था, मोल की संख्या 1 थी, RT0। बाद का प्रेशर P, बाद का वॉल्यूम 3V0/2, मोल की संख्या 1, R टेम्परेचर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा लिख सकते। सेम यही इक्वेशन हम
राइट हैंड साइड वाले के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करने से हमारे को पता लगेगा एक इक्वेशन पी नॉट बाई पी इंटू 2/3 टी नॉट बाई टी एल। अब ऐसे इक्वेशन राइट हैंड साइड वाले के लिए भी लगा देंगे। तो राइट हैंड साइड वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, पी नॉट वी नॉट आर टी नॉट, ये पहले का हो गया। और बाद वाला क्या हो जाएगा, पी इंटू वी नॉट बाई टू आर इंटू इसका टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं वो है √2 टी नॉट। तो √2 टी नॉट हो गया। तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया, √2 टी नॉट आ गया 2 बाय, यहाँ से सॉल्व करेंगे डिवाइड करने से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पी नॉट बाई पी इज इक्वल टू 1 बाय √2। तो पी की वैल्यू आ गई 2√2 पी नॉट। यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, पी की जगह इस वाले में पुट कर देंगे तो ये पी नॉट अपॉन पी की जगह आ गया 2√2 पी नॉट 2/3 टी नॉट बाई टी एल। पी नॉट से पी नॉट कट गया, 2 से 2 हट गया तो टी एल 2 से 2 कट गया और 3√2, तो यहाँ से 3√2 टी नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड का टेम्परेचर आ गया 3√2, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का टेम्परेचर हमने निकाल लिया। तो राइट हैंड साइड का टेम्परेचर तो हमने निकाला था अभी √2 टी नॉट, और ऐसे लेफ्ट हैंड साइड का टेम्परेचर जो आ रहा है वो आ रहा है 3√2 टी नॉट। अब कितना हीट हमने दिया है, यहाँ से सवाल में ऐसा आ रहा है कि हीटर ने कितना हीट दिया। तो इस पूरे सिस्टम में जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आए वो हीटर के हीट देने से आए। तो आप लिख सकते हैं हीट गिवन बाय हीटर इज इक्वल टू डेल्टा यू लेफ्ट साइड प्लस डेल्टा यू राइट साइड, और डेल्टा यू लेफ्ट साइड जो है वो आप लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा यू का F/2 NR/dt डेल्टा टी, और F/2 R को CV डेल्टा की लिख सकते हैं NCV डेल्टा टी। तो हमको N की वैल्यू 1 दे रखी है, CV की वैल्यू 2R दे रखी है, डेल्टा टी कितना आया, तो डेल्टा टी आ गया 3√2 टी नॉट माइनस टी नॉट, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। फिर इसका है मोल 1 इंटू इसका 2R CV की वैल्यू, और डेल्टा टी आ गया √2 टी नॉट माइनस टी नॉट, ऐसा आ रहा है। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Q अपॉन आर टी नॉट, Q बाय आर टी नॉट, तो Q बाय आर टी नॉट इधर निकाल लिया हमने, तो इस तरफ आ गया हमारे पास 3√2 माइनस 1 प्लस 2√2 माइनस 2, तो यहाँ से 3√2 प्लस 2√2 ये हो गया 5√2 और माइनस 3, 5√2 माइनस 3। तो देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है लेफ्ट हैंड साइड का जो मोल की संख्या है 1, और जो लेफ्ट हैंड साइड का हमने टेम्परेचर का कैलकुलेशन किया वो 3√2 टी नॉट है। चेंज इन टेम्परेचर 3√2 टी नॉट माइनस टी नॉट, CV की वैल्यू R हो गई 2R। तो यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ जो कैलकुलेशन के अंदर जो हिसाब बना है, इसको Q बाई टी नॉट तो आगे 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ 6 आएगा, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मिनट, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन चेंज हो रहा है इस जगह पर,
इस जगह पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी कैलकुलेशन जा रही है इस जगह पर, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 3√2, ये हो गया 6√3 और -2 और 2√2 -2, तो 6 + 2 हो गया यहाँ पर 8√3 -4, तो 8√3 -4 ऐसा जवाब बनना चाहिए। 8√3 -4 किससे मिल रहा है? ये जो बी वाला ऑप्शन है 4 इंटू 2 8√2 -4, तो यहाँ पर ये √2 ही था, ठीक है। 8√2 -4 यही वाला ऑप्शन बन रहा है, तो बी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। ये जो क्वेश्चन है ये मीटर ब्रिज से जुड़ा हुआ, माने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है ये। और इस वायर की टोटल लेंथ हम जानते हैं मीटर ब्रिज में 1 मीटर के बराबर होती है, और ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जब ये लेंथ 72 होती है, इसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर आती है, तो उस समय इसका डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है, तो यानी इसमें करंट 0 आ गया है। तो अब जो भी कुछ करंट जाएगा वो इस बाहर वाले लूप में ही जाएगा। ऐसा कुछ करंट आई होगा जो इसमें से ही गुजरेगा सीधा सीधा, और इसमें से नहीं जाएगा। तो ये E है, ये E/2 है। हमें क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस टोटल 50 ओम है, और ये बाकी की लेंथ हो गई इसकी 28 तो हमको टोटल पता है कि 100 सेंटीमीटर पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 50/100, और 72 सेंटीमीटर पे कितना होगा? तो यहाँ से आ जाएगा 36 ओम। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, इस हिस्से का जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसको इधर रीड्रॉ कर लूँ सर्किट में, तो इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और इस साइड का एक रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू 36 ओम है। टोटल 50 ओम था, तो बाकी बचा 14 ओम इस तरफ आ गया। R/2 R0/2, R0 की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, तो R0/2 हो गया 25 ओम। R1 हमको पता करना है, और ये E है, और ये E/2 है, और ये स्मॉल r है। तो अब देखिए इसमें किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये पता लग गया है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसके पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं एक बार के लिए 0 मान लूँ, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल E/2 हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। और यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है टोटल, ये 14 + 25, ये हो गया 39। तो इस तरफ जो करंट जाएगा वो हम लिख सकते हैं 39, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस E/2 हो गया। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी E/2 अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये E/2 अपॉन 39, इतना करंट इधर जा रहा है। वही टोटल करंट भी होगा इस सर्किट का। तो इस सर्किट का टोटल करंट आप निकालोगे, तो जो E/2 अपॉन 39 है, जिसकी वैल्यू पूरे सर्किट का EMF तो E है करंट का, और टोटल रेजिस्टेंस देखोगे तो 50 ये हो गया, और 25 ये हो गया, 75 हो गया, प्लस R1, 75 प्लस R1 ये आ जाएगा। तो ये E से E कट जाएगा, 39 इंटू 2 78 हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाएंगे, 75 प्लस R1
इज इक्वल टू 78। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू आ गई 3 ओम। तो इस जगह हम लिख देंगे 3 ओम। 3 ओम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से है और बाइनरी स्टार सिस्टम से जुड़ा हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है ये टाइम पीरियड उसके सर्कुलेशन टाइम पीरियड के सर्कुलेशन पर बेस्ड है। तो दो स्टार हैं जिसका मास सन से 3 टाइम्स और 6 टाइम्स है। तो एक मान लीजिए एक स्टार 1 हो गया S1 और एक स्टार हो गया S2। स्टार 1 का मास सन से 3 गुना है और स्टार 2 का मास 6 टाइम्स है। तो हम ये जानते हैं कि डबल स्टार सिस्टम जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको 9r दे रखा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा, इससे इसका डबल मास है। तो अगर अब इसको अपन L/3 मान लें तो ये 2L/3 2:1 के रेशो में बढ़ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्वेश्चन में 9r दे रखा है। तो ये इधर से डिस्टेंस आ जाएगा 3r और इधर से डिस्टेंस आ जाएगा 6r। सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे, ये इसके अबाउट घूमेगा ऐसे और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ये वाला स्टार घूमेगा। अब इनका कोई टाइम पीरियड का कैलकुलेशन का मामला है। तो ये जो स्टार इधर जा रहा है इसका टाइम पीरियड के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इस तरफ सेंटर की तरफ आने वाला नेट फोर्स G इंटू 6ms इंटू 3ms Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस हो गया 9r का स्क्वायर इज इक्वल टू 6m। ओमेगा को अपन लिख लेते हैं 2π/t। 2π/, इसमें कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसको n टाइम्स t लिखा हुआ, तो n टाइम्स t लिख लेते हैं अपन। n टाइम्स t का स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r, इसका r हो जाएगा 3r के बराबर। तो क्वेश्चन में टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है। तो मैंने 6ms वाले स्टार के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है टोटल, ये वाला इस वाले ने जो इस पर फोर्स लगाया है Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मास इंटू m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा को मैंने 2π/nt का स्क्वायर इंटू 3r। इसको इन्होंने कंपेयर कर रखा है सन और अर्थ के सिस्टम से। मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ है। तो जो अर्थ का टाइम पीरियड है उसको t माना गया है। तो अर्थ के लिए कैलकुलेशन करेंगे यही वाला फोर्स का। तो अर्थ पे लगने वाला फोर्स G मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस है r, r का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t इसका स्क्वायर इंटू r। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक टर्म कट रही है 6ms से 6ms इधर कट गया, इधर me से इधर me कट गया। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो g से g कट जाएगा, ms से ms कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 है ऊपर और नीचे 9 का स्क्वायर है। तो डिवाइड करने से बस वही आएगा 3/9 इंटू 9। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ऐसा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 2π/t का स्क्वायर कट जाएगा और इधर से r कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ये 3 बचेगा ऊपर 3/n स्क्वायर। तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा है। तो आंसर इज 9। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है, बिल्कुल बेसिक फार्मूले के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप फार्मूला जानते हैं, ये Ke max इज इक्वल टू HF माइनस W। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। हमारे पास 3 तरह के अलग अलग मेटल प्लेट के बारे में बात की है, जिसमें एक है P, एक है Q और एक है R।
हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि P की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम EP मान लें और Q की काइनेटिक एनर्जी को EQ मान लें और R की काइनेटिक एनर्जी को ER मान लें, तो इनमें एक रिश्ता इस तरह से आ रहा है कि EP इज ट्वाइस ऑफ EQ और विच इज ट्वाइस ऑफ ER, यानी एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो R वाले की वैल्यू आप E मान लीजिए, इसकी E मान लीजिए, तो इसका 2E हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया। R वाले की काइनेटिक एनर्जी को E मान लें तो Q वाले की काइनेटिक एनर्जी E और P वाले की काइनेटिक एनर्जी 2E, तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे। तो सबसे पहले P की बात करते हैं, तो P के लिए काइनेटिक एनर्जी 2E हो गई और जो उसे एनर्जी सप्लाई किया गया उसको अपन H इंटू FP, P के लिए जो एनर्जी सप्लाई किया माइनस वर्क फंक्शन, तो P का वर्क फंक्शन हमें 4 दे रखा है। फिर इसी तरह से Q की बारी आएगी, तो उसके लिए जो हमको काइनेटिक एनर्जी मिली वो E है और उसको जो एनर्जी सप्लाई किया HFQ, जो इंसिडेंट लाइट है उसका एनर्जी, और उसका हमें दे रखा है 4.5 वर्क फंक्शन। R वाला जो है उसको भी हमने E एनर्जी सप्लाई किया है और HFR माइनस उसको हमने 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें H इंटू FR की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यहाँ पर सेम सोर्स का इस्तेमाल किया है P और Q के लिए, ये भी हमें जानकारी दे रखी है। तो P और Q के लिए सेम सोर्स इस्तेमाल किया, यानी FP इज इक्वल टू FQ हो गया। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो अपन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो FP और FQ दोनों बराबर बराबर हो गए। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया E, ये दोनों टर्म बराबर, तो 0 हो गया। 4 माइनस तो प्लस हो जाएगा 0.5। E की वैल्यू 0.5 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये F इंटू FR माइनस 5.5 ही हो गया। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो H इंटू FR की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।